हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं आपके जो सॉल्यूशन हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा पाई थी, थोड़ा सा बिजी थी मैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको जो आपके एक सही आंसर्स हैं वो आप तक पहुंचा पाऊं। तो चलिए शुरू करती हूं मैं आपकी क्लास। सबसे पहले हिंदी के पेपर से शुरुआत करेंगे और इसके बाद फिर मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आगे आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी का पहला क्वेश्चन आया था, यार अलावा व्यंजन होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ गया था। यार अलावा क्या होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो कौन कौन से थे, सभी को याद आ गए होंगे। श, स, स, ह। ठीक है, जितना फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है ये मत सोचना कि सारा पढ़ लिया बस अब भूल जाए, नहीं। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में दोहराते रहनी है जब भी कभी सामने मिले कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि जितना आपने इन चारों सेमेस्टर में पढ़ा है कहीं ना कहीं आपको टेट सीटेट में बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से ही आया। ये तो मैंने आपको इसके संधि विच्छेद करके भी बताया था। कौन सा सही है? उपर्युक्त सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कौन सी संधि थी? यड़ संधि थी। साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही आया है। साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 2 रचनाएं इनकी हैं और 2 रचनाएं इनकी नहीं है। पहले बात करते हैं कौन कौन सी है। तो दूध बतासा और शिशु भारती दोनों ही सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं और दोनों ही इनका काव्य संग्रह हैं। ठीक है, बात करते हैं वीणा की। तो वीणा, पल्लव, गुंजन, सही पल्लव लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पल्लव, वीणा, गुंजन तीनों मैंने एक साथ बोली थी आपको प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास में और बताया था किसकी रचनाएं हैं। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं तीनों मैंने एक साथ ही लर्न कराई थी, वीणा, पल्लव, गुंजन। झरना, आंसू लहर झरना किसकी रचना है? आंसू लहर झरना, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है जो इनकी रचना नहीं है। तो आपका ये दोनों ही सही उत्तर है। तो आप चाहे तो दोनों करके वहाँ लिख सकते थे अपनी नोटबुक पे, नहीं तो अगर एक भी लिखाएं तो भी सही माना जाएगा। जब दोनों ही ऑप्शन सही हैं तो फिर दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है, वाक्य का गुण नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य का गुण नहीं है? सार्थकता। भाई सार्थकता तो वाक्य का गुण है, क्योंकि वाक्य सार्थक होना चाहिए। योग्यता भी गुण है वाक्य का। क्रमबद्धता भी मुख्य गुण है, क्रम रूप से होना चाहिए। उद्देश्य उतना प्रमुख गुण नहीं रहेगा, तो उद्देश्य आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ज़रूरी हैं एक वाक्य के लिए और ये आपको क्लास में बताया भी था। इसके बाद आते हैं 6th क्वेश्चन पर, शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं। तो शुद्ध उच्चारण के लिए मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं कि चीज़ों या वर्णों को हमने बोल दिया वही उच्चारण हो गया, वो शुद्ध उच्चारण हो गया, नहीं। वो सिर्फ उच्चारण करना कहलाएगा। शुद्ध उच्चारण करते वक्त हमें लय, गति, बल, विराम इन सबका ध्यान रखना पड़ता है, तब वो शुद्ध उच्चारण होता है। तो यहाँ पर लिख सकते थे क्या क्या तत्व रहेंगे? गति, लय, विराम, बल का मतलब है कि कहाँ जोर दे के बोलना है। जैसे कोई भाव आ रहा है वीरता का तो जोर दे के वो बात कहनी पड़ेगी। कोई जोश वाली बात आ रही है तो वहाँ पर आपको एकदम जोर देना पड़ेगा। कोई अगर ऐसी दृश्य आ रहा है, मतलब कहानी में कोई ऐसा पार्ट आ रहा है जहाँ पर उदासी दुख वाला माहौल है, तो वहाँ अपनी आवाज़ कैसी रखनी पड़ेगी? थोड़ी धीमी रखनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है? शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, तो गति, लय, विराम, आरोह, अवरोह कहानी में तो कविता में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आरोह अवरोह हो गया। ठीक है, ध्वनि व्यवस्था हो गई जिसमें आपके सारे उच्चारण स्थान वगैरह आ जाएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ध्वनि व्यवस्था का मतलब है कि जो वर्ण आप बोलने जा रहे हो उसका उच्चारण स्थान क्या है। अगर आपको उच्चारण स्थान का ही ज्ञान नहीं है तो शुद्ध उच्चारण कैसे हो पाएगा। नेक्स्ट है, पठन के प्रकार बताइए। तो पठन भाई 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से पठन के 2 प्रकार हैं? एक तो होता है मौन पठन और दूसरा होता है सस्वर पठन। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, समाचार पत्र में विभिन्न स्तंभ कौन से होते हैं। तो समाचार पत्र में विभिन्न स्तंभ का मतलब है यहाँ पर समाचार पत्र के कि समाचार पत्र जो प्रोवाइड कराए जाते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है, उनमें जो चीज़ लिखी जा रही है वो कहाँ से आ रही है और वो बात कब की है। तो यही इसके स्तंभ रहते हैं, कब, कहाँ, किसे, किसको, यानी कि जो न्यूज़ है वो कहाँ की है, कब मिली, किसके द्वारा मिली, उस न्यूज़ से क्या मतलब है, क्या लाभ होने
होने वाला है, क्यों छापी जा रही है, ये सारी चीज़ें इसके स्तंभ में आ जाएंगी। इसके बाद आते हैं महादेव वर्मा की प्रमुख रचनाओं पे। महादेव वर्मा की प्रमुख रचना मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्लास में बोली भी थी, कौन कौन सी, तो यामा हो गई, दीपशिखा हो गई, इनके लिए अवार्ड भी मिला था इनको, दीपशिखा। इसके बाद नीरजा, निहार, गिल्लू लिख सकते थे, गिल्लू कविता सभी ने पढ़ी, कहानी इनकी सभी ने पढ़ी होगी, गिल्लू वाली। तो नेक्स्ट आता है आपका बीजक काव्य संग्रह कितने भागों में बांटा गया। बीजक काव्य संग्रह, बीजक काव्य संग्रह था किसका, तो कबीर दास के द्वारा लिखा गया है, कबीर दास के द्वारा। इन्होंने, कबीर दास ने 3 रचनाएं लिखी हुई थी, पहली थी साखी, फिर सबद, रमैनी, और इन तीनों को मिलाकर ही बीजक बना दिया था। तो इसके 3 पार्ट हो जाते, कौन कौन से, साखी, सबद, रमैनी, बस यही लिखना था, तीनों पार्ट। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका 11th क्वेश्चन, हितम मनोहारी च वच दुर्लभा। तो ये सूक्ति मैंने आपको कहीं ना कहीं 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई हुई है और ये तो रटी पड़ी होगी आपको। हितम मनोहारी च वच दुर्लभा मतलब हितकारी और मनोहारी वचन मिलना दुर्लभ है। ऐसे वचन जो हितकारी भी हों और मन को अच्छे लगने वाले भी हों, वो दोनों मिलना दुर्लभ है। आपको मान लीजिए इसको ऐसे और समझ लो कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, हमारे मन को जो अच्छी लगती है बात, वो हमारे हित में नहीं होती, और जो बात हमारे हित में होती है वो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो एक बात हितकारी भी हो, मनोहारी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलेंगी ऐसी बातें। नेक्स्ट आते हैं जीवनी तथा आत्मकथा में क्या अंतर है। तो जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा वह व्यक्ति खुद लिखता है। जीवनी में हम किसी अन्य व्यक्ति के चरित्र का चित्रण करते हैं, बहुत शॉर्ट में करेंगे उसकी जीवन के बारे में, जबकि आत्मकथा में हम स्वयं के अनुभवों को लिखते हैं, हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हें हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते, तो ऐसे आप और पॉइंट इसमें बढ़ा के लिख सकते थे, मैंने इसको नोट्स में करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के लिए समाचार पठन क्यों आवश्यक है। तो इसमें तो लिख दिया होगा आपने क्यों आवश्यक है, क्या ज़रूरत है पठन की। अनुस्वार व विसर्ग को सौदाहरण समझाइए। अनुस्वार क्या होता है, जो स्वर के पीछे आते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं, दोनों ही हालांकि अयोग वहाँ हैं। ठीक है, अनुस्वार का चिन्ह ये होता है और विसर्ग का चिन्ह ये रहता है। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दे सकते थे, अनुस्वार में देखो अंग हो गया, रंग हो गया, तरंग हो गया, ये अनुस्वार के एग्जाम्पल हैं। विसर्ग के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, प्रातः काल, तो प्रातः काल में ता के बाद क्या लगा है, विसर्ग लगा है, दुख। ठीक है, रामः विसर्ग लगा हुआ है, तो ऐसे आप यहाँ लिख सकते थे। इसके बाद बात करते हैं नाटक व संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियाँ क्या क्या हैं। नाटक व संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, तो सबसे पहली विधि क्या हो जाती है यहाँ, अभिनय प्रणाली, अभिनय विधि। ठीक है, अभिनय विधि, इसका प्रयोग करके हम सिखा सकते हैं। व्याख्या विधि हो जाएगी, और थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर देना था। मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय, तो उनकी जन्म और मृत्यु का स्थान लिख देते, दिन वो सन लिख देते, और उनकी रचनाओं के बारे में लिख देते कि ये इनका काव्य संग्रह, ये इनका कहानी संग्रह, ये इनका उपन्यास। इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में बहुत काम किया है, गोदान गबन इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखना था। तो भाई ये तो अपने मन से करना था, और सबको एक एक श्लोक तो याद ही होगा, काफ़ी सारे नीति के श्लोक हैं आपके, जैसे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका अर्थ क्या हो जाता, अभिवादनशीलस्य हमेशा बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, नित्यम वृद्धोपसे पिना नित्य प्रति वृद्ध लोगों की क्या सेवा करनी चाहिए, रोज अपने मतलब आपसे बड़े जो भी घर में उनकी सेवा करो। इससे 4 चीज़ों में वृद्धि होती है, कौन सी, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं जब हम रोज़ अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, तब आयु बढ़ती है, विद्या, यश और बल। तो ये तो मैंने पहला ये श्लोक बता दिया। ऐसे और भी आपके हैं, काकचेष्टावको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। ठीक है, एक आपका है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो ऐसे काफ़ी सारे श्लोक हैं जिनको आप लिख सकते थे, नीति वाले। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं, ये भी मैंने आपको कराया और इम्पॉर्टेंट भी बोला था। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में 8 कारक होते हैं। कौन कौन से, कर्ता ने, कर्म को,
करण से या के द्वारा, फिर आ जाएगा संप्रदान के लिए, 4 ये हो गए। उसके बाद अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के नानी ने रारी रे। इसके बाद अधिकरण में पेपर, 7 ये हो गए। और नेक्स्ट आ जाता है आपका संबोधन हेओ अरे। तो आपके 8 कारक हैं किसमें, हिंदी में, जबकि संस्कृत में कितने हैं, संस्कृत में 6 ही कारक हैं। नंबरिंग भी कर देती हूँ, 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 और 8। उम्मीद है सबका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा हिंदी का। चलिए तो फिर मैं आपको मिलूंगी आपके इंग्लिश के पेपर के साथ, और फटाफट से मैं उसका भी सॉल्यूशन इंग्लिश का और साथ ही शिक्षा का भी प्रोवाइड करा दूंगी। और फिर आपके साथ जो आपकी स्ट्रैटेजी आगे की रहेगी, थोड़ा सा जो भी रहेगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।